हैदराबाद मुक्ति दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा की जाती है? जी हिमांशु सर आप बोलिए। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है, ठीक है। और संविधान हत्या दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? अरुण सर, संविधान हत्या दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? सर जो संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संदीप सर। सचिन सर आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए। 352 वेरी गुड। 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, नेशनल इमरजेंसी की, वो किन किन बेस पे की जाती है? अजय सर, किन किन बेस पे की जाती है? सर युद्ध आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह है वो शब्द कब शामिल किया गया? अमित सर। सर अमित सर, अमित सर, अमित सर, सशस्त्र विद्रोह शब्द कब शामिल किया जाता है? रिशु मैम। सर 44th अमेंडमेंट से 44th अमेंडमेंट कब हुआ था रिशु मैम? सर 1978। 1978। और सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो किसके स्थान पर लाया गया था? देवव्रत सर। देवव्रत सर, सशस्त्र विद्रोह शब्द किस शब्द के स्थान पर लाया गया था? नाजरीन मैम। सचिन सर आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ रखिए प्लीज सर। अनुशासनहीनता जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाए, जब बोला जाए तभी आप लोग माइक ऑन कीजिए प्लीज, इसको ध्यान में रखिए, जिसको बोला जाए वही माइक ऑन कीजिए। जी ऐश्वर्या मैम आप बताइए, जो सशस्त्र विद्रोह शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पे आया था, ठीक है, आंतरिक अशांति। इसके अलावा वित्तीय आपात जो है वो किस अनुच्छेद में? अवधेश सर, वित्तीय आपात 360 सर। अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया नितिन? अभी तक एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, एक भी बार नहीं लगा है। और अनुच्छेद 356 पहली बार कब लगाया गया था? 356 का प्रयोग पहली बार किस सन में हुआ था? भूपेंद्र सर। भूपेंद्र सर। क्लियर है सर। क्या सर? नहीं क्लियर है सर। नीलमा मैम आप बताइए। रितेश सर आप बताइए। सर 1962 में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं रितेश सर बोलिए, आप बोलिए सर, जिसका नाम लिया जाए उसको बोले दीजिए। रितेश सर बोलिए आप फिर से। 26 अक्टूबर 1962। नहीं नहीं, मैंने बोला है राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? वित्तीय आपात फिर राष्ट्रपति शासन बोला था, पहली बार भारत में कब लगाया गया था? वित्तीय आपात हो गया तो फिर राष्ट्रपति शासन महेंद्र से बताइए। राष्ट्रपति शासन शायद तो पंजाब में लगाया गया था। हाँ 1952 में पेप्सू प्रांत था, उसमें पंजाब नहीं था, पेप्सू प्रांत था, ठीक है, पेप्सू प्रांत में पहली बार लगाया गया था, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए उसको। और राष्ट्रीय आपात जो है पहली बार कब लगाया गया था? राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगाया गया था? ये प्रदीप सर बताएंगे। प्रदीप सर। 1962 में लगाया गया था। और ये आपात कब इसको समाप्त किया जाता है? इस आपातकाल को कब समाप्त किया जाता है रानी मैम? सर 10 जनवरी 1968 को किया जाता है। वैसे एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा होती है तो कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन ले लेना होता है? कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन ले लेना होता है? अमित सर। 6 मंथ। नहीं 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 नहीं, गलत है। अमन सर आप बताइए, कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन ले लेना होता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन ले लेना होता है सरकार को? सर अनुमति मतलब? हाँ अनुमति 14 दिन। नहीं प्रदीप सर। 30 दिन। हाँ 30 दिन है, 1 महीना है। रितेश सर अब ये बताइए कि 356 जब लागू होता है, अनुच्छेद 356, तो कितने दिनों के भीतर संसद से अनुमति ले लेनी होती है? कितने दिनों के भीतर? सचिन सर बोलिए आप। 6 सप्ताह। 6 सप्ताह नहीं है सर, 6 सप्ताह नहीं है। विवेक सर आप बोलिए। 3 महीने। नहीं 3 महीने भी नहीं है। सर मैम आप बताइए। 1 महीना। 2 मंथ्स है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं।
कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब होती है तो संसद से अनुमोदन 1 महीने के भीतर, और जबकि राष्ट्रपति शासन और जो वित्तीय आपात है उसको 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदन ले लेना होता है। अगर संसद द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो वो आपातकाल आगे नहीं चल सकता है, यानी वो कंटिन्यू नहीं रख सकता है, ठीक है। और 6-6 महीने पे इसको मतलब अनुमति लेनी होती है, जैसे राष्ट्रपति शासन का है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आंतरिक अशांति के आधार सर पर वित्तीय आपात में क्या कुछ ऐसा है? वित्तीय आपात में सर 2 महीने बोला तो कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात दोनों 2 महीना, और राष्ट्रीय आपात जो है वो 1 महीने के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीछे वाली चीजों के बाद रिवीजन करते हैं। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कुल कितनी श्रेणियां हैं ऐश्वर्या मैम? एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कुल कितनी श्रेणियां हैं? सर 4। जो सबसे मतलब सबसे कम राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत है? किस श्रेणी के अंतर्गत है अरुण सर? सबसे कम राज्य अरुण सर? आकांक्षी में, ठीक है, आकांक्षी में और अचीवर्स में, यानी एस्पिरेंट और अचीवर्स में कोई भी स्टेट नहीं है, ठीक है। और जो परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मर्स की श्रेणी में कितने राज्य हैं रिशु मैम? परफॉर्मर्स की श्रेणी में कितने राज्य हैं? सर 4 राज्य वो 4 राज्य, रुक जाइए 4 राज्य हैं। नागालैंड, मेघालय आपने बता दिया है, अगला 2 नाम बताएंगे नितिन। झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार, ठीक है, झारखंड और बिहार। इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत हैं स्वाति मैम? इसके अलावा जितने भी स्टेट है किस श्रेणी के अंतर्गत हैं? फ्रंट रनर में सर। फ्रंट रनर में। अगर आपसे पूछा जाए आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में है, उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में, आप अमित सर बताएंगे उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में है? इसी में तो है सर। अरे फ्रंट रनर में सर। फ्रंट रनर में ही तो है सर। हेलो, मोड़ दिए थे ऐसे ही बेवजह। जी सर सही है आपका, 1 मिनट। हेलो जी सर सही है आपका, ठीक है। फ्रंट रनर ही है सर। जी तो इसी में नहीं बताना, आपको फ्रंट रनर बताना है, ठीक है। चलिए सर हम सोचे उसी में बात हो रही है। नहीं, उसी में बात नहीं, आपको आंसर देना है सही, ठीक है सर। ठीक है। चलिए आगे। केंद्र शासित प्रदेशों में सभी राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत हैं रिशु मैम? केंद्र शासित प्रदेशों में सभी राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत हैं? मुझसे पूछा है क्या? जी मैम, आप ही का नाम दिया गया रिशु मैम। फ्रंट रनर, ठीक है। जल के नीचे जीवन में कौन सा राज्य है नंबर 1 पर? हिमांशु सर, अमन सर। पश्चिम बंगाल है, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश जो है किसमें, सस्ती ऊर्जा में किस नंबर पर है? मयन सर। सर ये लक्ष्य 7 में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। हाँ, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा में है। जो 16वां लक्ष्य है, 16वां लक्ष्य वो किससे संबंधित है स्वाति मैम? रुक जाइए सर, ठीक है 16वां लक्ष्य किससे संबंधित है स्वाति मैम? सर शांति न्याय। शांति और न्याय से। लक्ष्य तीसरा किससे संबंधित है मोहित सर? लक्ष्य तीसरा किससे संबंधित है मोहित सर? रूपाली मैम आप बताइए। अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य नंबर 13 किससे संबंधित है अवधेश सर? जलवायु कार्यवाही, ठीक है। चलिए आप लोगों ने लगभग इसको तैयार कर लिया है इधर का। अब आते हैं हम लोग होल वाले समग्र श्रेणी को देखते हैं। समग्र श्रेणी में एसडीजी इंडिया इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 पे कौन कौन से राज्य नाजरीन मैम? समग्र श्रेणी में यानी टोटल की जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पे कौन कौन से राज्य हैं नाजरीन मैम? ऐश्वर्या मैम आप बोलिए। सर केरल और उत्तराखंड है। अब संदीप सर बताएंगे तीसरे और चौथे नंबर, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल। वेरी गुड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल। तो के उत गोहिमा जो रितेश सर ने कोड बताया था, के उत गोहिमा, ठीक है, में सिक्का पंजा करने गुवालते
पास, ठीक है, याद रखिएगा, कोड भूलना नहीं चाहिए। और एक कोड हमने बताया था के उत्तरा बिहार, यूपी 18, चंडी लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न बनाते हैं, देखिए आप लोग कितना तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है समग्र श्रेणी में कितने नंबर पर है नीलिमा मैम? समग्र श्रेणी में कितने नंबर पे है? 18 नंबर पे। 18 नंबर पे। कितने राज्यों में से है ये बताएंगी शालिनी मैम, कितने राज्यों में से है? शालिनी मैम जी। दिग्विजय सर बोलिए आप। दिग्विजय सर। रानी मैम बोलिए। 28 राज्य। 28 राज्य, वेरी गुड, 28 राज्यों में से है, ये ध्यान रखिएगा, चूंकि यहाँ दिया नहीं तो 28, क्योंकि बिहार की जो है अंतिम रैंकिंग 28वीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। और सबसे अंतिम पे कौन सा राज्य है? सबसे अंतिम पे कौन सा राज्य है? अभय सर बताएंगे। अभय सर, सबसे अंतिम पे कौन सा राज्य है? अजय सर आप बताइए। बिहार और झारखंड। बिहार, झारखंड, मेघालय। वेरी गुड। और उसके बाद चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी पर किस नंबर पर है? यूनियन टेरिटरी में किस नंबर पर है सचिन सर? फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ नितिन? वैश्विक एआई इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। जीपीआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को कब लॉन्च किया गया था? हिमांशु सर, कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया, 2020 जून 2020 में लॉन्च किया गया था। और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। और जीपीएआई का वर्ष 2024 में अध्यक्ष कौन है? रोहित सर, वर्ष 2024 में अध्यक्ष कौन है? भारत है। और एआई प्रशंसा दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? एआई प्रशंसा दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? अमित सर। अमित सर। क्या सर? एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई। याद नहीं किया आपने? कल पढ़ाया गया था, रिवीजन नहीं किया आपने? एआई प्रशंसा दिवस 16 जुलाई को, ठीक है। और एआई पर ऐतिहासिक प्रस्ताव जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंगीकृत किया गया, वो कब किया गया था? मयंक सर, एआई पर ऐतिहासिक जी 21 मार्च को। वेरी गुड। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है शालिनी मैम? 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? रूपाली मैम आप बताइए। अंतरराष्ट्रीय वानिकी दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? जी सचिन सर आप बताइए। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? कौन बताएगा? अनु सर आप बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सर, ये तो आपसे पूछा ही जा रहा है, इसकी थीम बताइए आप। थीम नहीं पता। थीम कौन बताएगा? स्वाति मैम बताइए आप। सर नहीं पता। तो हैंड रेज आप लोगों ने क्यों कर रखा है? नितिन बताओ। हाँ सर मैं बताऊं? जी, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, नोट कर लीजिए, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। वैसे जो विश्व जल दिवस मनाया गया, विश्व जल दिवस कब मनाया गया अंकित सर? विश्व जल दिवस कब मनाया गया? विश्व जल दिवस कब मनाया गया? स्वाति में बताइए आप। स्वाति मैम। अमन सर आप बताइए। सर 22 मार्च को मनाया गया। 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस, फॉर पीस। वाटर फॉर पीस, ठीक है। चलिए वाटर फॉर पीस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो रिवीजन सेशन को यहीं खत्म करते हैं, 10:36 हो गया है। पीछे से अगर अब टाइम बचेगा तो रिवीजन कर लेंगे। नालंदा परिसर और स्मृति भूकंप संग्रहालय जो विश्व के सर्वाधिक खूबसूरत सूची में शामिल हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मोदी सरकार 3.0, मोदी सरकार 3.0, ठीक है। आ जाइए सब लोग यहाँ पर पेज नंबर 35 पे, पेज नंबर 35 पे। सर जी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब आप कहाँ से पूछ रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैंने आज ज्वाइन किया है। ठीक है सर, आपको अभी बता देते हैं हम।
आज आप ज्वाइन किए हैं तो ये जो है पेज नंबर 35 पे दृष्टि का पेज नंबर 35 जो है वो आज कंटिन्यू होगा और जो पूछा जा रहा था पीछे जो पढ़ाया गया था उसी का रिवीजन चल रहा था। ठीक है ना सर? अच्छा, मुझे दृष्टि लेनी पड़ेगी? हाँ जी, दृष्टि ले लीजिए क्योंकि वो सबसे मेन सोर्स माना जा सकता है अगर करंट अफेयर्स के लिए देखा जाए तो 1 साल के लिए। ओके सर, मैं कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, कल ले लीजिए और ग्रुप में अगर हम लोग एक बार फिर से प्रोवाइड कर देते हैं। नितिन ग्रुप अभी खुला है तो जो दृष्टि थी पीडीएफ उसके ऊपर फिर से डाल दो। खाली नितिन डालना, ठीक है। पीडीएफ जा रही है सर, आप पीडीएफ जी सर बोलिए। इंग्लिश वाला लेके आया हूँ। सर अच्छा सर, मुझे दोनों पढ़ना पड़ेगा क्या? सर इंग्लिश और हिंदी में कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सर, ठीक है। हाँ इंडिया है वो स्टार्टिंग पहले उसमें 80% डिफरेंस है और इंटरनेशनल नेशनल में कम से कम 60% है। ठीक है सर, तो आप हिंदी मीडियम वाला ले लीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। इंग्लिश वाला भी नहीं तो इंग्लिश वाला आप ले लीजिए, अपना खुद से पढ़ते रहिए, ठीक है, खुद से पढ़ लीजिए उसको। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग हिंदी वाला पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, उसमें तथ्यों की संख्या थोड़ी सी कम होती है इसके कंपेरेटिव में, ठीक है। हाँ इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में लगभग ज्यादा ही रहता है थोड़ा सा, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश वाला भी कवर करो। नहीं सर, आप अगर हिंदी कर रहे हैं तो जब आप ज्यादा पढ़ ले रहे हैं पहले से तो इंग्लिश करने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनु सर आपको पीडीएफ मिल गई? सर अभी तो नहीं मिली। नितिन कर दिए ग्रुप में शेयर? रही है, पहुंच रही है सर। अच्छा ठीक है, पहुंच जाएगी बस। ठीक ठीक ठीक, चलो तो शुरू करते हैं 35 नंबर पेज पे। मोदी सरकार 3.0 यानी इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, नंबर 1। किस नंबर का चुनाव हुआ? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। और कौन सी लोकसभा विघटन किया गया? तो कौन सी लोकसभा का विघटन किया गया है? वो 17वीं थी, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ 543 सदस्यों के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में, ठीक है, 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक क्या कराया गया? मतदान दिवस कराया गया। और कल किसी ने भूलवश 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस बता दिया था, जिसको बाद में आप लोगों को स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया गया परिवार के सदस्यों के द्वारा ही, तो वो आपको पहुंच गया है, ठीक है। तो आप लोग उसे 20 नवंबर याद रखिएगा, ठीक है। वहां से तो आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक, 1 जून को सिर्फ विश्व दुग्ध दिवस है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। 1 जून 2024 को संपन्न हुआ और बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान हुए। नंबर 1 प्रश्न ये बनेगा कि किन किन राज्यों में सभी 7 चरणों में हुआ? बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य सटे हुए उत्तर भारत के, ठीक है। ये तीनों राज्यों में 7 चरणों में संपन्न हुए चुनाव, यानी ये कहीं न कहीं बड़ी लोकसभा सीट थी, बड़ी सीटें थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है, कौन बताएगा? अभय सर बताइए आप। सर 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। और जो अन्य राज्यों में है उसके बारे में कल हम कोड लिख के पूरा अच्छे से कोडिंग के साथ है मेरा कि हर राज्य का, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है तो इस बार एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैच द फॉलोइंग से आ जाए या फिर वो किसी अन्य चीजों से आ जाए, किसी अन्य चीजों से आ जाए, ठीक है। सर ग्रुप में शेयर कर दिया है। ओके ठीक है, थैंक यू। अनु सर आप देख लीजिए, मिल गया सर। ठीक है, ओके थैंक यू। आ जाइए पेज नंबर 35 पे। चलिए, तो 543 सीटों पे चुनाव हुआ। वैसे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है अजय सर? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 सर 50। 550 हो सकती है, फिर कुछ और? सर 552 हो सकती है, लेकिन 2 इस समय जो है। हाँ, 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है, 2 एंग्लो इंडियन हटाया गया है। 2 एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है सचिन सर? सर 104। 104वां संविधान संशोधन के तहत कौन से यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया? हिमांशु सर, कौन से यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया है? नितिन बताओ। दादर नगर हवेली और दमन और दीव। हाँ, दादर नगर हवेली दमन दीव को किया गया है, इसे आपस में मिला दिया गया था, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया जो कि प्रशासक जो था यहाँ का 3 दिन दादर नगर हवेली के लिए और 3 दिन दमन दीव के लिए बैठता था, इसलिए मिला दिया गया कि सारे दिन अवेलेबल रहे वो प्रशासक, ठीक है। चलिए
तो भारतीय चुनाव के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास जो है वो हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए भारत में एक संसदीय समिति बनाई गई थी, सॉरी एक समिति बनाई गई थी, संसदीय नहीं थी वो, एक समिति बनाई गई थी। वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी ऋषु मैम, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी उसका गठन कब किया गया था अनुसर, उसका गठन कब किया गया था? 2017। नहीं नहीं नहीं, कौन बताएगा? और अमित सर बोलिए। सर 18 सितंबर को। नहीं, वो तो रिपोर्ट कब आया है, कौन बताएगा? और सर 2023 सितंबर 23 में है, 2023 में है सर, सितंबर 2023 में है, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि एक राष्ट्र जो है चुनाव इस समय मतलब भारत सरकार पूरी तरह से इस पर जोर दे रही है कि इस बार बहुत संभव है कि आने वाले समय में एक राष्ट्र एक चुनाव देखने को मिल जाए, ठीक। चलिए, तो सबसे लंबा था प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। प्रथम जो चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच संपन्न हुआ था, जो 4 महीने के अवधि में आयोजित किया गया था। लेकिन बाद में समय कम होता रहा, चरणों की संख्या बढ़ गई है, चरणों की संख्या वर्तमान में भी 7 है, ठीक है। 2024 के चुनाव में कुल 96.88 करोड़ यानी 96.88 करोड़ मतदाता थे पंजीकृत, ये याद रखिएगा 96.88, ठीक है। आप लोग याद रखिए मोबाइल नंबर जैसा है 9688 ऐसे बना लीजिए, याद रहेगा 9688 96.88 है, ठीक है। 96.88 जो है करोड़ मतदाता पंजीकृत है। और विश्व का सबसे बड़ा जो निर्वाचक मंडल है ये था, यानी 96.88 करोड़ जो मतदाता हैं वो चुन रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि को, ठीक है। और सबसे जो पहली बार जो है 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को और 40% की मानव दिव्यांगता वाले लोगों को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर से मतदान करने के लिए अनुमति थी, तो 85 वर्ष। कितने वर्ष से अधिक उम्र के? 85 वर्ष। क्या कितने प्रतिशत मानव दिव्यांगता वाले? तो 40। यानी दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां हैं? दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां अमित सर बताएंगे? अमित सर, दिव्यांगता की कुल कितनी श्रेणियां हैं? सर नहीं आइडिया सर। एंड नूतन मैम आप बताइए। सर 21। दिव्यांगता की कुल 21 श्रेणियां हैं। पहले ये 7 थी, दिव्यांगता संशोधन अधिनियम आया 2016 में, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई है। यानी अब 21 प्रकार से लोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यानी 21 प्रकार की श्रेणियों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो 40% जो भी मानव दिव्यांगता से हैं उनको उनके घर पर जाकर मतदान करने की सुविधा दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर सोम्पेन जनजाति है जो पहली बार आम लोकसभा चुनाव में मतदान करती है। अर्थात प्रश्न ये बनेगा कि सोम्पेन जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है, तो ग्रेट निकोबार पे है, ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति पहली बार जो है आम चुनाव में मतदान कर रही है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर कौन सी जनजाति है? सोम्पेन है, ठीक है। वैसे ग्रेट निकोबार में एक भारत का जो सुदूर पॉइंट है उसका क्या नाम है ऐश्वर्या मैम? सुदूर पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को किसी अन्य नाम से जानते हैं रोहित सर? सर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। वैसे भारत का उत्तरी बिंदु जो है उसे क्या कहते हैं रितेश सर? भारत के उत्तरी बिंदु को कौन सा नाम दिया गया है? भारत के उत्तरी बिंदु को क्या नाम दिया गया है? हाँ, इंदिरा कॉल है। और पूर्वी बिंदु को क्या नाम दिया गया है शालिनी मैम? पूर्वी बिंदु को क्या नाम दिया गया है? किबिथू। पश्चिमी बिंदु को क्या नाम दिया गया सृष्टि मैम? सृष्टि मैम। वैष्णवी मैम? हाँ, गौर माता, गौर माता, गौर माता या गौर माता, ठीक है। याद रखिएगा भारत के चारों भागों को मैंने घुमा दिया। वैसे भारत की जो मुख्य सीमा की भूमि है, मुख्य सीमा वो तो जलीय सीमा पिग्मेलियन पॉइंट, मुख्य भूमि पर कौन सा पॉइंट माना जाता है भारत का दक्षिणतम बिंदु? विवेक सर, विवेक सर। हाँ केप, हाँ कन्याकुमारी, याद रखिए कन्याकुमारी, ठीक है। हाँ केप कोमोरिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत को हमने घुमा दिया और भारत का अक्षांश देशांतरीय विस्तार अभी इसी में बीच में ले आते हैं। तो मतदान हुआ, ठीक है, पहली बार हुआ, ठीक है। ये हो रहा है कि पहली बार सोम्पेन जनजाति क्या कर रही है? दे रही है, ठीक है। वैसे ग्रेट निकोबार के पास एक कोई चैनल है, कौन सा है कोई बताएगा? विनय सर आप बताइए, ग्रेट निकोबार के बाद कौन सा चैनल है? जी सचिन सर आप बताइए।
ग्रेट निकोबार के पास एक चैनल है जो सुमात्रा से सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है या उसके बीच में है। जी अमित सर बताइए आप। सर 8 डिग्री चैनल है क्या? नहीं सर 8 डिग्री चैनल क्या है, आम आमी है ना कोड, आम आमी। 8 डिग्री चैनल कहाँ आप जा रहे हैं, आम आमी। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच में है। कमी 9 कमी है हम सभी के भीतर, अभी 9 कमी है, उसे सुधारना है। यानी 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती और मिनिकाय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है आप लोगों को बताया है, उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी, 10 कार, ठीक है। तो उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी, पूरा आप लोगों को कोड बताया गया है। इसका कोड दे दीजिएगा ग्रुप में सर। ठीक है, कोड मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। चलिए तो याद रखिएगा वहां पे महान चैनल है, ठीक है, ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल, ठीक है, जो अलग करता है। महान सुमात्रा आप लोगों को बताया गया था ना, उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा। कितने लोगों को ये कोड याद है, थोड़ा हैंड रेज कीजिए देखें तो। ये बताया गया आप लोगों को, और सिर्फ 6। रोहित सर आप इसको डिफाइन कीजिए तो। उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। रोहित सर डिफाइन कर रहे हैं, रोहित सर बोलिए। सर आपने जो ये 9 डिग्री 8 डिग्री वाला बताया और 10 डिग्री तो ये तीनों का मुझे याद। अच्छा और नितिन आप उम्मीद डंक छोड़े वाला पूरा डिफाइन करो। हाँ सर, उम्मीद से सर नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान, और 10 से हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। मध्य कहाँ गया, चलो मैं डिफाइन करता हूँ, रुक जाओ। उम्मीद आप लोग लिखिए, उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा, लिखिए इसको। सर मैं बताऊं? क्या मैम? सर मैं बताऊं? हाँ मैम बताइए आप, वेरी गुड। उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा। तो इसमें जो ऊ है वो है उत्तरी अंडमान है, और माँ जो उसमें है वो है मध्य है, और दा दक्षिण अंडमान है। उसके बाद जो ये डंक मैम है, आराम से थोड़ा सा सब लोग नोट भी करते रहेंगे ना। हाँ आप बता बहुत सही रही हैं, थैंक यू। डंक जो है वो डंकन पास है। उसके बाद छोड़े से है छोटे, जो कि लिटिल अंडमान है। उसके बाद से डेल रिम्पल पास 10 से कर सकते हैं, डेल रिम्पल, और बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर उसके बाद कार जो है वो कार निकोबार है, निकोबार फिर आ जाता है। उसके बाद नल बनी महान, तो नल से ल से लिटिल हो जाएगा, लिटिल निकोबार। नौ से हो जाएगा नन कावरी द्वीप, नन कावरी आइलैंड, हाँ नन कावरी आइलैंड है। लॉस हो जाएगा लघु निकोबार, लघु वाला। और बनी महान सुमात्रा, तो महान से हो जाएगा ग्रेट निकोबार, और महान से ग्रैंड चैनल बीच में है, फिर सुमात्रा आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ओके थैंक यू मैम। आप जो ये ना से बताए थे वो बता दो। नन कावरी, नन कावरी, ओके सर, नन कावरी। चलिए सभी लोगों ने नोट कर लिया इसको। अगर किसी का नोट नहीं हुआ कोई शब्द तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए, जल्दी पूछ सकते हैं। और लास्ट वाला मैम, नन कावरी से नन कावरी के बाद देखिए नल से हो जाए, लॉ से हो जाएगा लघु निकोबार, ब से हो जाएगा बृहत निकोबार, ठीक है, बृहत निकोबार। तो बनी महान सुमात्रा, महान से हो जाएगा महान यानी जो चैनल है ग्रेट चैनल जो है, ठीक है, और उसके बाद है सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड है, ठीक है मैम। सर एक बार पूरा बोलने मिला है। देखिए ऊ से हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ठीक, उत्तरी अंडमान। म से हो जाएगा मध्य अंडमान, द से हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया। हैंड रेज कर दीजिएगा, हैंड रेज करिएगा। 10 हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। फिर उम्मीद डंक, डंक से हो जाएगा डंकन पास, डंक से क्या हो जाएगा डंकन पास, ठीक है। फिर छोड़े, छो से हो जाएगा छोटा अंडमान, छोटा से हो जाएगा छोटा अंडमान, ठीक है। और फिर छोड़े डैश हो जाएगा डेल रिम्पल पास, डैश हो जाएगा डेल रिम्पल पास। फिर उसके डेल रिम्पल पास के नीचे आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो उम्मीद डंक छोड़े 10। फिर कार, कार से हो जाएगा कार निकोबार, कार से हो जाएगा कार निकोबार। नल, नल से हो जाएगा नन कावरी द्वीप,
और ल से हो जाएगा लघु निकोबार, ठीक है। और फिर बनी, ब से हो जाएगा बड़ा निकोबार, या ग्रेट निकोबार बोल दीजिए, बड़ा निकोबार बोल दीजिए, या बृहत निकोबार बोल दीजिए, कोई बोल दीजिए। फिर उसके जस्ट बगल में है महान चैनल, जो ग्रेट चैनल बोलते हैं, और उसके बाद है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड है। सभी का हो गया। 10 डिग्री चैनल के बाद एक बार फिर से बोलिए। अच्छा, 10 डिग्री चैनल के बाद सर कार निकोबार है, कार निकोबार। फिर ननकावरी द्वीप, ननकावरी द्वीप, फिर लघु निकोबार, लघु निकोबार, फिर बृहत निकोबार यानी बड़ा निकोबार या बृहत निकोबार, ठीक है। और फिर महान यानी बृहत निकोबार, उसके बाद महान चैनल, फिर सुमात्रा है, सुमात्रा है, ठीक है। और भी किसी को मतलब किसी का छूटा है? सर इसको ग्रुप में डाल दीजिए। बिल्कुल सर, ग्रुप में सर गया हुआ है, लेकिन हम फिर से एक बार भेज देंगे, पीछे एक बार कराया जा चुका है इसको, ठीक है सर, ठीक है, ग्रुप में से ठीक है। ग्रुप में शायद चला रहा, शुभम डाल दियो क्या तुम? अभी स्टार्टिंग में बोले जरा आम आदमी नो कमी 10। हाँ, आम आमी जो है, आम आमी जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, और 9 कमी हम सभी के भीतर है, तो 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में है, ठीक है, कवरत्ती और सर बोल दिए हैं। और रिकॉर्डेड क्लास सर सुन लीजिएगा ना, अभी इसी पे हम लोग टाइम बिता दे रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा, आगे बढ़ जाए तो फिर इसी पे जाएगा टाइम, हम लोग जो मेन है वो छूट जाएगा। अब देखिए आगे जो है इंपॉर्टेंट क्या है, 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अर्जुन पुरस्कार की विजेता है पैरा तीरंदाज शीतल देवी। ये याद रखना है नाम, पैरा तीरंदाज है, अर्जुन पुरस्कार से विजेता है। अर्जुन पुरस्कार की जो अवार्ड राशि है वो कितनी है? अर्जुन पुरस्कार की जो अवार्ड राशि है वो कितनी है? जी कन्हैया सर बोलिए आप। सर 15 लाख। वेरी गुड, इसे याद रखिएगा आप लोग, अर्जुन पुरस्कार की जो अवार्ड राशि वो कितनी है? 15 लाख है, ठीक है। रितेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? माइक बंद है मेरा। जी सर, अच्छा नहीं तो हैंड रेज था। शुभम सर आपको कुछ पूछना है? जी सर, कहाँ से ना सर मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, कहाँ से सर पूछिए। सर पेज नंबर 35 पे आ जाइए, ठीक है सर, चलिए। सर कितने पे? 35 35 चलिए। तो शीतल देवी को ईसीआई का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आइकन नियुक्त किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? ऐश्वर्या मैम किस में है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? 324 में है। वैसे जो हम लोग चुनाव में मत डालते हैं यानी वयस्क मताधिकार पे चुनाव होगा, ये किस अनुच्छेद में है विवेक सर? 326 में। वेरी गुड। वैसे 326 आयोग पूछ चुका है 2017 की मेंस में, इसलिए सबके पास वो प्रश्न आ गया है। अन्यथा बहुत सारे लोगों को वो प्रश्न जैसा जब आया था हम लोगों मेंस में, तो बहुत सारे लोग डाउट में आ गए कि किसमें है ना, तो डाउट में हमने भी गलत कर दिया था, फिर उसके बाद तो याद ही कर लिया गया है, ठीक है। अजय सर कुछ बोलना है? चलिए, तो शीतल देवी को ईसीआई का आइकन नियुक्त किया गया है। ईसीआई के अनुसार आम चुनाव 2024 में 65.79% का मतदान दर्ज किया गया है, यानी फर्स्ट डिवीजन पास हो गए हैं वोटिंग करने में हम सभी लोग। कितने परसेंट फर्स्ट डिवीजन हम लोगों ने पास कर लिया है? 65.79% है, ठीक है, 65.79% है, ठीक है। और दो चीजें देखिए, दो आंकड़ा यहाँ पे अभी तक याद करना है आपको, दो आंकड़े अभी तक आपको याद करना है जो बहुत ज्यादा है, 65.79% और ऊपर जो बताया गया है 96.88 करोड़ मतदाता, ठीक है। ये दोनों जो डेटा है एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, इसमें ई बट नहीं आएगा। आयोग अगर कंफ्यूज कराएगा तो यहीं पे कंफ्यूज कराएगा हम लोगों को, ठीक है। 65.79% मतदान हुआ है और 96.88 करोड़ मतदाता थे, यानी लगभग अगर आप लोग निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा, मान के चलिए कि 63 करोड़ लोगों ने, यानी अगर 100 करोड़ हम मान लेंगे अबाउट, तो 63 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अर्थात अभी भी 1/3 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ से जो डाटा दिखा रहा है 1/3। किसी का माइक ऑन है सर या मैम? जिसका भी हो कृपया माइक ऑफ रखिए, घर में कोई भी काम करते रहे। अनुज सर आपका माइक ऑन है, ठीक है। चलिए, तो 65.79% का मतदान दर्ज किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 6 जून 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में, यानी सर्वाधिक जो मतदान का प्रयोग हुआ है वो लक्षद्वीप में हुआ है,
जो 84.16% है, इसका डेटा मत ध्यान दीजिएगा, लेकिन सर्वाधिक जो मतदान हुआ है इसे ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक जो मतदान है वो लक्षद्वीप से हुआ है। लक्षद्वीप, जिसमें लक्षद्वीप जहां पर कवरत्ती द्वीप है और जिसकी राजधानी भी है कवरत्ती, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल, ठीक है, मेन है। और जो सबसे पहले द्वीप था जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था यहाँ का, यहाँ का द्वीप भी लक्षद्वीप में था, ठीक है, इसे भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में न्यूनतम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, ठीक है। आप लोग बिल याद कर लीजिए, बिल यानी जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो बिल आया वो कितना आया, बिल क्या आया, बिल यानी बिहार में सबसे कम है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक है बिल, जो ठीक है सबसे कम। उत्तर प्रदेश में जो मतदान का परसेंटेज है वो 56.92% है, यानी उत्तर प्रदेश के लोग सेकेंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन होते होते चूक गए। हमें लगता है कि न्यूनतम के मामले में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का यह स्थान होना चाहिए, है कि नहीं? कोई और डाटा अगर किसे दिख रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं दिख रहा है, फिलहाल हमें लग रहा है कि न्यूनतम में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है। अभी इतना बोलेंगे नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा यही। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश का 56.92% है मतदान है। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव 2024 में 7 चरणों में 4 जून को जो संपन्न हो गए, और उसके बाद 542 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ, क्योंकि एक जो सीट थी वहां पर क्या हुआ था, निर्विरोध चुनाव हुआ था, वो थी गुजरात की सूरत लोकसभा सीट। कौन सी सीट? गुजरात की सूरत लोकसभा सीट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध चुनाव हुआ, यानी निर्विरोध प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मुकेश कुमार चंद्रकांत दयाल। ऐसा हमको लग रहा है कि बहुत कम हुआ होगा कि लोकसभा के चुनाव में किसी के विरुद्ध में कोई प्रत्याशी भी ना खड़ा हुआ हो, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसे याद रखना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस प्रत्याशी ने, यानी किस लोकसभा सीट से, किस प्रत्याशी ने किस लोकसभा सीट से निर्विरोध चुनाव जीता है या निर्विरोध विजयी घोषित किए गए हैं। तो वह गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से मुकेश कुमार चंद्रकांत दयाल। मुकेश कुमार नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा, और ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। घोषित परिणामों के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, अर्थात जो एक पार्टी सिस्टम चलने वाला था कि एक पार्टी सिस्टम अपना बहुमत साबित कर लेगी, लेकिन एक पार्टी सिस्टम जो है वो नहीं हो पाया, अर्थात एनडीए ने सरकार बनाने का प्रयास किया। बीजेपी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 99 सीटें हैं। सीटों की संख्या याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, सीटों की संख्या याद रखिएगा ना। तो सीटों की संख्या जो है वो मैच द फॉलोइंग से प्रश्न बनेंगे, इसलिए ध्यान में रखना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सीट संख्या है वो 240 है, जिसने 36.56% का वोट शेयर हासिल किया है, ये भी याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में यहाँ से प्रश्न आएंगे या स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती हैं और उसका कुल मत प्रतिशत जो रहा है 36.56% है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीट जीती है 99, ठीक है, जिसका जो मत परसेंट है 21.19% है, 21.19% है। ध्यान रखिएगा। केरल और रायबरेली, केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 2 सीटों से जीता है, लेकिन जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो 98 है, फिर से वायनाड में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्होंने राहुल गांधी ने वायनाड संसदीय क्षेत्र छोड़ दिया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसकी सीट संख्या है 37। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसकी सीट संख्या 37, इसका मत परसेंट है 4.58% है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जी सीट संख्या है 29 और इसका जो वोट शेयर है वो 4.37 है। ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में अंतर बहुत छोटा सा है। सीक्वेंस अगर करने के लिए दे देगा कि बीजेपी, आईएनसी, एसपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि समाजवादी पार्टी जो है तीसरे नंबर पर है परसेंटेज में, वोट शेयर में भी और निर्वाचित सीटों में भी, ठीक है, विजित सीटों में भी 37 नंबर पर है, ठीक है, 37 सीटों को तीसरे नंबर पर। फिर द्रमुक यानी डीएमके ने 22 सीटें जीती हैं, जिसका वोट शेयर 1.82% है। तेलुगु देशम पार्टी अर्थात टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं, 1.98% है। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती हैं, 1.25% शेयर है, ठीक है। ध्यान ये देना है, ऊपर की जो 4 है उसे जरूर याद रखिएगा, और नीचे जो की 3 है वो डीटीजे बना लीजिए, डीटी है ना, डीटी बना लीजिए ना, एबी टीजे ऐसे कुछ बनाइए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए।
20 ऐसे वाले बीसा BISA बीसा BISAD बी सेड ऐसे बनाएंगे BI सेड TJ बना लीजिए, कोड बन जाएगा, बढ़िया रहेगा। BI यानी भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, फिर हो जाएगा सैड SAD, क्या हो जाएगा सैड। जी नीलमा मैम बोलिए। प्रतिशत भी याद करने होंगे क्या? मैम 4 जो है 4 के शीर्ष को तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आयोग कर सकता है, ठीक है। आप याद मत करिए, लेकिन 2-4 बार देखेंगे, जैसे हम लोग प्रश्न पूछेंगे बार बार बोल लेंगे ना, तो लगभग याद रहेगा, ठीक है। और अगर बी सैड याद रखती है, बी सैड कोड याद रखेंगी ना, बी सैड, तो आपको बहुत हमें संभव है कि मैच द फॉलोइंग में आएगा। बी सैड से पकड़िए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दे दीजिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज दीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दीजिए दूसरे नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा सपा का, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। दिक्कत तब होगी जब पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, समझ नहीं आप। प्रश्न अगर नहीं सही सुमेलित वाला पूछेगा तब दिक्कत होगी, मैच द फॉलोइंग में तो मिला लिया जाएगा, लेकिन अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए ध्यान में रख के चलना है कि 3656 है, 2119 है, फिर 4558 है, 437 है, ठीक है। ये नीलमा मैम क्लियर होगा आपका? जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा सीटों में ये पूरी सीट आप लोगों ने देख ली है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। बी सैड बना लीजिए कोड, बी सैड BISAD। सिर्फ 5 में भी ये बन जाएगा प्रश्न, सिर्फ 5 भी पूछता है तो हम लोगों को याद रहेगा, और अगर पूछता है परसेंटेज से लेके तो भी हम लोग सीक्वेंस कर लेंगे। हाँ, सीक्वेंस अगर सुमेलित नहीं है पूछेगा तो थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा निर्वाचन के इतिहास में समाजवादी पार्टी वर्ष 2024 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आम चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के कुल 80 संसदीय क्षेत्रों में से 37 निर्वाचन क्षेत्रों पे समाजवादी पार्टी विजय रही है, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा निर्वाचन 2024। लोकसभा निर्वाचन 2024 जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले 3 प्रत्याशी कौन कौन है। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले 3 प्रत्याशी हैं। एक है रकीबुल हुसैन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो धुबरी लोकसभा सीट से जीते हैं, असम में है। कहां से जीते हैं? धुबरी लोकसभा सीट से जीते हैं, असम में है, जिनका जो जीत का अंतर है वो लगभग 10,12,476 है, याद रखिएगा। वैसे धुबरी जो है भूगोल में किस और के लिए जाना जाता है? अमन सर, धुबरी जो है किस चीज के लिए जाना जाता है? जी नितिन बताओ। संयंत्र सर, नेशनल वाटरवे 2। हाँ, नेशनल वाटरवे 2, सादिया से धुबरी के बीच में नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग धुबरी। तो रकीबुल हुसैन जो है धुबरी लोकसभा सीट से जो है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर है, ठीक है, सबसे अधिक। फिर है शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अमन सर, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जी अनु सर बोलिए। अनु सर बोलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। वेरी गुड, मोहन यादव है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बने? आयुषी मैन, राजस्थान में। जी हिमांशु सर बोलिए। भजन लाल शर्मा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, शुभम से बताएंगे छत्तीसगढ़ में कौन बने? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में यही है, ठीक है, वेरी गुड। ओडिशा में मुख्यमंत्री कौन बने? ओडिशा में ऐश्वर्या मैम, ओडिशा में। जी अमन सर बोलिए आप। प्रेम कुमार मांझी। हाँ कौन? प्रेम कुमार मांझी। अमित सर बताइए कौन है? सर मोहन चरण मांझी है सर, आपने जो बोला गलत है वहाँ, ठीक है। अब मोहन चरण मांझी आपका अमित सर सही है आपका, ठीक है, मोहन चरण मांझी है। चलिए, तो ये तो याद हो गया। अब आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा इनके जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन कौन चुने गए हैं, उन्हें ध्यान देना है। क्योंकि वर्ष 2022 वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था 5 राज्यों के साथ,
उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का नाम पूछ के 4 में जो विधानसभा अध्यक्ष पूछे गए थे उसमें वो प्रश्न डाला गया था, उसमें वो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CR पाटिल जो है नवसारी यानी गुजरात से जीतते हैं, 7 लाख से अधिक मतों से जीत जाते हैं। ठीक है, 7 लाख से अधिक मतों से जीत जाते हैं। इस सूची में इंदौर लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम नहीं शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पर हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार बाद में सबसे ज्यादा मत यानी नोटा, ठीक है, विजयी उम्मीदवार के पास सबसे ज्यादा मत जो है नोटा को पा रहा है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट ये भी है कि सबसे अधिक मत किस जगह पर, सबसे अधिक मत जो है नोटा किस जगह पर पड़ा है, तो है इंदौर। प्रश्न ये बन सकता है कि किस लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक जो नोटा का प्रयोग हुआ है वो इंदौर है। कहाँ है? इंदौर है। ठीक है, चलिए 18वीं लोकसभा चुनाव के सबसे युवा सांसद कौन है? कौन है? प्रयागराज में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज जो है, प्रयागराज में जन्मे पुष्पेंद्र सरोज जो है 25 वर्ष की अवस्था में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए हैं 18वीं लोकसभा के। अर्थात 25 वर्ष जो है न्यूनतम जो आयु सीमा है लोकसभा चुनाव में चुने जाने के लिए, लोकसभा में चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। वैसे राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भूपेंद्र सर, न्यूनतम आयु सीमा क्या है राज्यसभा के लिए? राज्यसभा के लिए ज्योति मैम आप बताइए। ज्योति मैम, केपी सर आप बताइए। 25 वर्ष। 25 वर्ष? 30 वर्ष 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। अच्छा चलिए ठीक है, 30 वर्ष है। तो हम में से कुछ लोग 30 भी पार कर गए होंगे, तो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा वाले में भी हो चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए इस ग्रुप में से कुछ ही लोग हैं जो राष्ट्रपति के लिए बन सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र की रखी गई है सीमा? राष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा कितनी है नितिन? 35 ईयर। ठीक है, वेरी गुड, 35 ईयर है। याद रखिएगा, यही प्रश्न आ सकता है। तो 25 वर्ष की उम्र में ये सबसे युवा सांसद बन गए हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था और ये कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। ये समाजवादी पार्टी से, किससे हैं? समाजवादी पार्टी से हैं। इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में समाजवादी पार्टी से क्या किया? कौशाम्बी लोकसभा सीट से ये चुनाव जीत गए हैं। इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला कौन सी है? अच्छा 25 वर्ष की है, ये भी प्रिया सरोज। प्रिया सरोज जो है ये वाराणसी में जन्मी है और 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की महिला सांसद है। इनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था और लोकसभा निर्वाचन में मछली शहर यानी जो प्रयागराज में है, ठीक है, मछली शहर से ये सांसद चुनी गई है। ठीक है, ये भी समाजवादी पार्टी से। मछली शहर सॉरी प्रयागराज में फूलपुर है, फूलपुर है, प्रयागराज में फूलपुर है। वेरी गुड, थैंक यू। मछली शहर जो है जौनपुर में है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़। जी मैम, इनका क्या ये बर्थ ईयर भी याद करना रहेगा? नहीं मैम, उसको कौन बताया? हमने बस एक आंकड़ा दिया है, इसलिए पढ़ दिया कि देख लें कौन सबसे युवा है। दोनों लोगों का तो 25-25 वर्ष है ना, तो उसमें सबसे युवा कौन है? ठीक है, चलिए क्या हुआ सर? अंकित सर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। शंकर लालवाड़ी थे 11,75,000 मतों के अंदर सर जो आप बता रहे हैं सर, ये आप जो बता रहे हैं अभी हमने बताया कि नोटा की वजह से इंदौर जो सीट है नोटा की वजह से काउंट नहीं किया गया सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने के लिए। ठीक है सर? हाँ हाँ, नोटा दूसरे नंबर पर। ये समझ लीजिए कि वहां पे जो वहां इंदौर लोकसभा सीट पे विजयी प्रत्याशी हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे नोटा है। और बहुत संभव हमको लग रहा है कि आने वाले चुनाव जो है 20 साल बाद नोटा कहीं विजयी न घोषित हो जाए, और नोटा विजयी घोषित हो जाएगा उस स्थिति में चुनाव आयोग क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए तो ये भी एक अपने आप में अचरज की बात है कि दूसरे नंबर पर नोटा आ चुका है। कहाँ सबसे अंतिम में नोटा रहता था? ठीक है हिमांशु सर, ऑप्शन में आ गया। हाँ सबसे ज्यादा मतलब को कौन जीता है? और दोनों में अगर शंकर लालवाड़ी और रफीकुल सेन दोनों दिया है तो क्या हम रफीकुल सेन सही मानेंगे? नहीं, देखिए आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पे जो क्लियर किया गया उसको ध्यान रखिएगा। वैसे आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपको वही लगाना था रकीबुल हुसैन। ठीक है, रकीबुल हुसैन लगाइएगा। इंदौर जो है उसमें चूंकि ना ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है। ठीक है, ये चुनाव आयोग ने द्वारा दिया गया है। सबसे अधिक सीटों से जीते हैं वो इंदौर लोकसभा सीट से, लेकिन नोटा की वजह से उन्हें सबसे अधिक उम्मीदवार वाला नहीं माना गया विकल्प। ठीक है,
भाई नोटा कोई व्यक्ति तो था नहीं, पर्सन तो था नहीं, नन ऑफ द एबव है उसका फुल फॉर्म। जी मैम। सर अगर नोटा को भी काउंट करते हैं तो भी सर जो ये रकीब उल हुसैन है सर यही रहेंगे। सर इंदौर में उनको जो टोटल वोट 12,26,751 मिली थी जी और सर नोटा को मिली थी 2,18,674। जी सर उसको माइनस करें तो 10,08,077 आ रहा है और यदि 10,12,476 है तो भी सर फर्स्ट यही रहेंगे। ओके मैम, आप अभी क्लियर करें, ठीक है। मैं फिर से एक बार लोकसभा की साइड पे या ईसीआई की साइड पे जाके एक बार क्लियर करके भी ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो चुनाव आयोग का एक्चुअल डेटा होगा, ठीक है मैम। सर अंकित सर पटना शहर में यही है भाजपा के शंकर लालवानी। देखिए इंदौर से रिकॉर्ड 75,000 मतों के अंदर लिखा है सर नोटा की वजह से। ठीक है सर, ठीक है सर, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, हम लोग भी उसे वेरी कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं ना कि है ये जीते। नीचे देखिए नोट इसमें भी लिखा है दृष्टि में, अंकित सर समझ रहे हैं आप, ये नोट में अभी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। वो सर एसी की वेबसाइट पे भी शंकर लालवानी जो दिया है वो 10,08,000 है। 10,08,000 है। हाँ ओके सर ऐसा है जो प्रत्याशी इंदौर वाले बता रहे हैं वो सर जो तीसरे नंबर पे रहा है जीत हमेशा उससे बताई जा रही है, नोटा से जीत नहीं बताई जा रही है जी। तो पहले और तीसरे के बीच में सबसे बड़ा है, लेकिन अगर नोटा बीच में लाते हैं तो अंतर कम हो जा रहा है। इस वजह से इसने क्लियर लिख दिया है कि नोटा की वजह से उसको नहीं लिख रहा है। वेरी गुड, अभी सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। सर अगर तीसरे से भी देखना है तब भी उनका मतलब तीसरे से देखने से ज्यादा है। ठीक है सर, ठीक है सर, इस पे डिस्कशन हो, मतलब अभी अभी सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि तीसरे से अंतर जो है वो सबसे अधिक हो गया है, ठीक है। अंकित सर समझ गए आप? समझ के सर सीआर पाटिल से ऊपर रखना चाहिए था ना। हाँ सीआर पाटिल तो वही तो कह रहे हैं कि सीआर पाटिल जो है सर पेज नंबर 35 है मैम। ठीक है चलिए अंकित सर आपको बाद में हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 18वीं सबसे युवा जो महिला सांसद है प्रिया सरोज है और उधर पुष्पेंद्र सरोज है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, सबसे युवा। लोकसभा निर्वाचन में 74 महिलाएं जीती हैं। इंपॉर्टेंट है कुल 13 यानी कुल जो 543 सीटें हैं, 543 सीटों का कुल मिलाकर 13.63% है। 13.63% है। ये स्टेटमेंट के लिए याद रखिएगा ये परसेंटेज। देखिए अभी तक जो मैं परसेंटेज बोल रहा था याद रखने के लिए, अभी तक मैं 3 बोल रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा। कुल मत प्रतिशत कितना है, ठीक है, जो कुल मतदाता कितने हैं और महिलाओं की चुनी संख्या है वो कितनी परसेंट है, ठीक है। ऐसा प्रश्न एक बार आ चुका है ना, कितने परसेंट महिलाएं चुनी गई है नियर अबाउट में। जब ये शायद ये जो हुआ था 2019 का चुनाव उसी वाले में आया था और कंफ्यूजन की स्थिति में और थोड़ा सा इधर उधर डाटा हो रहा था। तो इस बार महिला जो सदस्य हैं, महिला लोकसभा सदस्य, उनकी सदस्य संख्या कम हुई है, महिलाओं की सदस्य संख्या क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। उसके बाद 7 जून को एनडीए की संसदीय दल में बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना गया है एनडीए का और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ ली है। कब? 9 जून को। कब शपथ ली है? 9 जून को शपथ ली है। ये भी डेट याद रखिएगा। डेट क्या है? 9 जून को शपथ लिया है, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है, याद रखना है। दूसरे व्यक्ति हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें इनके साथ साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और 26 जो है राज्य मंत्री, 36 जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र, सॉरी 5 जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 36 जो राज्य मंत्री है। टोटल कितने हो रहे हैं, कौन बताएगा टोटल कितना हो रहा है? जल्दी जोड़िए इसको। जी मोहित सर बताइए। 71, ठीक है। टोटल 71, याद रखिएगा टोटल 71 हो रहे हैं, यानी मोदी जी को लेकर टोटल 72 हो जाएंगे ना। मोदी जी को लेकर 72 बनेंगे ना, 30, 30, 60, 4, 10, 70, 71, 72। हाँ याद रखिएगा कुल शपथ कितने वाले लोगों ने लिया, 72 लोगों ने। प्रश्न ये भी याद रखना है, कुल शपथ लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है, 72 है। मोदी जी के अतिरिक्त कितने सदस्यों ने शपथ लिया है कैबिनेट मंत्री के मतलब मिनिस्टर्स के रूप में, वो 71 है, ठीक है 71। वैसे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वो किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? इमाम सर बोलिए आप। क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है किन किन आधारों पर क्षमादान की जो शक्तियां वो किन किन प्रकारों की हैं आयुषी मैम? रिप्रेशन,
अनु सर आप बोलिए। सर मृत्युदान, हाँ मृत्युदान और जो आजीवन कारावास को उसको कम कर सकती है। नहीं शब्द बताइए सर, शब्द बताइए जो मेन शब्द है। मेन सर आप बताइए। सर ये परिलंबन होता है, हाँ परिहार होता है, विराम होता है और लघुकरण। हाँ लघुकरण और होता है, क्षमा, क्षमा, 5 होता है। पांच ही होते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से क्लियर कर दिया, सभी सदस्य नोट कर लीजिएगा। पर विलंबन, हाँ परिहार, लघुकरण, विराम और क्षमा। सभी लोगों ने नोट कर लिया तो ठीक है। अभी हम ग्रुप में डाल देंगे इनका क्या क्या टर्म है। ठीक है, हर एक का पूछा हुआ मैच द फॉलोइंग करा के कि लघुकरण का क्या अर्थ है और फिर क्षमादान का क्या अर्थ है, ठीक है, परिहार का क्या अर्थ है, इस सबको हम ग्रुप में तुरंत डालते हैं। पढ़ाने के बाद आप लोगों तक पहुंच जाएगा। चलिए, जो शपथ ग्रहण हुआ इसमें किसको, हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को, यानी भारत अपने पड़ोसी देश के जो शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं अपने देश में। श्रीलंका से शामिल हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। ऐसे वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? ऐश्वर्या मैन। ऐश्वर्या मैन वर्तमान समय में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? जी रूपाली मैम बोलिए आप। सर अनुराग दिसानायके। अनुराग दिसानायके। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? दिलसू मैम। सर हरिणी अमर सूर्या। हरिणी अमर सूर्या, दोनों बदल गए, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? आईसी में मालदीव की राजधानी क्या है? माले। माले। ठीक है, अभी हाल ही में एक द्वीप को ब्रिटेन ने हस्तांतरित किया है किसी देश को। वो द्वीप कौन सा है? अभी सर सर एक द्वीप है और मॉरिशस को दिया गया है। इसका नाम सर भी याद नहीं आ रहा। ऋषि मैम आप बताइए। तो चागोस द्वीप है। चागोस, याद आया सबको? चलिए, चागोस और सैल। हाँ ठीक है, चागोस है, याद रखिएगा। भारत के उसे दिया गया तो भारत ने इसलिए किया है। शेख हसीना बांग्लादेश की तत्कालिक प्रधानमंत्री थी, वर्तमान में वो प्रधानमंत्री नहीं है। वर्तमान में शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कौन काम कर रहा है? यीशु मैम। मोहम्मद यूनुस जो है वहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। और ईरान के राष्ट्रपति किसे बनाया गया? ईरान का राष्ट्रपति किसे बनाया गया हाल ही में? अमन सर बोलिए। सर मसूद पज़ेश्कियान, मसूद पज़ेश्कियान। ठीक है, मसूद पज़ेश्कियान है, इम्पोर्टेंट है। चलिए सर एक बहुत इम्पोर्टेंट मोहम्मद यूनुस से यह है जी कि उन्होंने सूक्ष्म उद्योग का, हाँ, यानी उन्हीं का वो देना है, उन्हीं ने कहा होता है। वो देखिए बांग्लादेश में सर माइक्रो फाइनेंस को लेकर उन्होंने विशेष रूप से काम किया था। बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विशेष रूप से कार्य किया, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ठीक है, वो आगे से मिलेगा। अभी हम बस इतना एक हल्का डाटा लेके चल रहे थे। वैसे मसूद पज़ेश्कियान हो गया। और क्लाउडिया शिनाबॉम की देश की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मांगूर मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको की राजधानी क्या है? नितिन, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी। अभी हाल ही में अमेरिका में जो गल्फ क्या कहते हैं, कौन सी खाड़ी है अमेरिका के नीचे? कौन सी खाड़ी है एकदम? अब सर बताइए कौन सी खाड़ी? नहीं, कैलिफोर्निया खाड़ी नहीं है, कुछ और है। मैक्सिको की खाड़ी है ना? मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पे एक तूफान हुआ था, बहुत भयंकर तूफान था। उसका क्या नाम था? मैक्सिको की खाड़ी है, सॉरी मुझे कुछ और याद आ गया। मैक्सिको की खाड़ी के पास, हाँ मिल्टन। क्या था? मिल्टन। उससे पहले एक तूफान और आया था, उसका क्या नाम था? उससे पहले ऐश्वर्या मैम बोलिए, उससे पहले जो तूफान आया क्या नाम था? क्या मैम? हेलेन। ठीक है, अभी भारत में ओडिशा, पश्चिम बंगाल,
और तेलंगाना जो तट है ये किसी तूफान से पीड़ित है, किसी चक्रवात तूफान से पीड़ित है, उसका क्या नाम है? डिटेल ठीक है सर। दाना चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया रोहित सर? कतर के द्वारा नहीं है सर। कौन बोला कतर के द्वारा? सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। आप लोगों को आज ग्रुप में डाला गया था इसका करंट अफेयर। स्पीकर ऑन है सर, वो बहुत तेज सामने लग रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ इसका स्पीकर ऑन है सर। कृपया आप लोग सभी लोग ऑफ रखिए, बोलते समय सिर्फ ऑन कीजिए। ठीक है, अब तो सबका ऑफ है फिर ठीक है। चलिए, और भी किसी का है आने आप चलिए आगे बढ़ते हम लोग ना। फिर शेरिंग तोरबे हैं तोम्बगे भूटान के प्रधानमंत्री हैं। अहमद असीर जो है सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं। सेशल्स की राजधानी क्या है शुभम सर? सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया वेरी गुड। मैम जब आपको नाम लिया जाए तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, वहाँ नाम ले लेंगे। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, क्योंकि एक साथ दो लोग माइक जब ऑन कर देंगे ना तो फिर जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है आप ही लोगों को सुनने में बाद में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो एक लोगों को बोलने दीजिए, जब नहीं बोलेंगे तो नाम लिया जाएगा। ठीक, ओके। चलिए, तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इससे पहले हम चूंकि जो कल और परसों जो करंट अफेयर डाले गए थे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो छूट गया था और डिस्कशन नहीं होगा तो फिर वो कोई करने का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए सब कौन कौन नोट किए थोड़ा सा एक बार हैंड रेज करके रोक देंगे। जिन लोगों ने नोट किया कल और परसों का जो मतलब था, जो करंट अफेयर 2 दिन का छूटा हुआ है, जिन लोगों ने नोट किया कृपया उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं पढ़ाऊं बस इस पे से। जी नीलिमा मैम, आप जो शुरुआत से स्टार्ट कीजिएगा, कौन से नंबर पे से शुरू करेंगे ये भी बता दीजिएगा, कौन सी चीज का? 25 अक्टूबर का है ये ब्रिक्स में 30 देश जोड़े जी गए जी हैं। जी यहाँ से चलिए ब्रिक्स से शुरू करिए। 16वां ब्रिक्स। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए मैम, एक्सप्लेन कीजिए। इसमें 5 कंट्री जो पहले का शामिल हुई थी उसमें यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है, इजिप्ट है और इथियोपिया है। और इनके आने के बाद में जो ब्रिक्स का नाम है वो ब्रिक्स प्लस हो गया है। वेरी गुड। और जो इसमें 13 पार्टनर जो ऐड हुए हैं उसमें जो मुस्लिम बहुल कंट्रीज है उसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की और उज्बेकिस्तान है। ओके, नेक्स्ट पेज को बताएंगे अमन सर। नेक्स्ट पेज पे क्या है अमन सर? सर इसमें पंचायती राज मंत्रालय जी निवेदन और कास्टिंग इनिशिएटिव शुरू किया है। जी 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 वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वेदर कास्टिंग जो है इसके लिए। इसके अलावा सर एक प्लेटफॉर्म भी ग्राम स्वराज और मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग टारगेट करिएगा। अंडरलाइन शायद इस बार इसमें नहीं किया गया था। मेरी ग्राम पंचायत है और क्या है सर? मेरी पंचायत और ई ग्राम सेवा द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ई ग्राम सेवा और मेरी पंचायत दोनों याद रखिएगा। किसके द्वारा? ई ग्राम स्वराज है सर, ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज और मेरी पंचायत। वेरी गुड, ओके थैंक यू। नेक्स्ट बताएंगे शालिनी मैम, नेक्स्ट पेज का। शालिनी मैम। सर एक तो मॉल है ये सर आवाज आ रही है? जी मैम बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे ये T20 का हाईएस्ट स्कोर हुआ है तो वो छोड़ दीजिए। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या, इतना बता दीजिए। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, चलिए आगे अगले पेज पर सुन कीजिए। आईसीएफ ने जो वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन का वर्जन दिखाया है, तो ये आईसीएफ क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई रामपुर में है। वेरी गुड। 1955 से तैयार की गई थी। और ये वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन के बारे में देखा जाए तो ये 800 से 1200 किलोमीटर इसकी स्पीड है। और 160 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर डिस्टेंस है, 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और ये 16 कोच में है, एक 800 ट्रेन 16 कोच है और 800 ट्रेन
ठीक है मैम, उतना नहीं, बस इतना याद रखिए कि कहाँ से बन रही है ये, ठीक है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, स्लीपर जो ट्रेन का स्लीपर डिब्बे कहाँ से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आईसीएफ से बन रहे हैं जो चेन्नई में, ठीक है। मेन ये है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत सही। ऋषि मैम आप अगला क्लियर कीजिए, अगले पेज को। सर 24 अक्टूबर को सर यूएन की स्थापना हुई थी सर, वेरी गुड, सर 24 अप्रैल 1945 को। हाँ, और चलिए, तो फिर नेक्स्ट आ हाँ जाएगा जी मैम, आप बोलिए मैम, हम रोकेंगे जिसको बोलना होगा। अगले पेज को जी सर, एक सेकंड सर, जी, पेज चेंज करना पड़ेगा ठीक। नूतन मैम आप तो शुरू कीजिए। सर। उसके बाद आज वाला आ जाएगा ना, जी मैम, हाँ बोलिए, हमें याद है कि कौन सा कब आ सर रहा है। मुख्य चुनाव आयोग के लोग जो उज्बेकिस्तान में केंद्रीय चुनाव के साथ मतलब साइन किया है। जी, ये इम्पोर्टेंट है किस देश के साथ, यानी भारतीय चुनाव आयोग ने किस देश के साथ अपना MOU शामिल किया है, सिग्नेचर किया है, साइन किया है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, इसे याद रखना है। चलिए, तो मैम आगे क्लियर कीजिए, अगला क्या था? ऋषि मैम बोलिए। सर जस्टिस संजीव खन्ना को सर 51वां चीफ जस्टिस बनाया गया है। वेरी गुड, ये इम्पोर्टेंट है। 11 नवंबर को सर एक पद की शपथ लेंगे। ठीक है, अरुण सर अगले पेज को आप सर, साइन कीजिए। मिल मैम, अरुण सर। अरुण सर, चलिए, और लोगों ने नोट नहीं किया है, मतलब आप लोग पेपर ये सोच रहे हैं टल गया है, तो टलने का ये मत सोचिए कि पेपर टल गया हम लोग धीरे हो जाए। ये याद रखिए कि मौका मिला है, ये याद रखिएगा, मौके को भुनाना है। मौके सबको नहीं मिलते हैं, मौके जो भुना लेता है वही शहंशाह कहलाता है, योद्धा वही कहलाता है, हर बार मौका नहीं मिलता है। आप लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, हम लोग लगातार 1 महीने से पढ़ रहे हैं। अब अगर आप 10 दिन भी ढीले पड़ जाएंगे तो आपकी सारी जो तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी एग्जाम से पहले, याद रखिएगा। मैं इस चीज को आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वर्ष 2017 में भी ऐसा हुआ था, एग्जाम टला और फिर 1 महीने के अंदर आयोग ने करा दिया फटाक से। तो उसकी उहापोह में मत रहिए, आयोग चाहे जब कराए, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, यानी जब मौका मिलेगा हम 6 लगा के आएंगे, हिट विकेट होके नहीं आएंगे, ठीक है। सेल्फ गोल करने वाला मत छोड़ दीजिएगा, सर काश मैंने वो थोड़ा सा देख लिया था, गलत हो गया, वो मेरा सही हो गया था, मैं हो गया था, ये नहीं। 6 मार के आना, सबको ये याद रखिए। अब देखिए हैंडेज आया है, नितिन क्लियर करो क्या है अगला पेज। है जो 25-26 अक्टूबर को जर्मन चांसलर शॉल्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी के चांसलर हैं ये भारत आए हुए ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए ओलाफ स्कोल्ज, ठीक है। ऐश्वर्या मैम अगला क्लियर कीजिए आप। सर जो एरिगेसी जो है वो यूरोपियन शतरंज क्लब में उनकी 2800 ठीक है मैम, वो सब नहीं, धन्यवाद। ठीक है मैम। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो अर्जुन सेरिगेसी है ना, ये किस खेल से संबंधित है, प्रश्न ये बनेगा। रैंकिंग वो जो स्पोर्ट, हाँ चेस से है, शतरंज से, ये याद रखिएगा किस खेल से संबंधित है, शतरंज से है, ठीक है। भूलिएगा नहीं आप लोग, अर्जुन जो है किससे संबंधित है, चेस से है, ठीक है। चलिए अगला पेज क्लियर करेंगे प्रदीप सर, आप क्लियर कीजिए अगले सर पेज को। जी अनुज सर आप क्लियर कीजिए अगले पेज को। इसके बाद सर साइक्लोन ताना ओडिशा से टकराया हुआ है, जी, और इसमें विशेष बात जो मुझे लग रही है ये है कि इसमें हमको नाम दिया है सऊदी अरबिया ने। जी, अगर किसी आंधी की गति 62 किलोमीटर घंटे से ज्यादा है तो उसको विशेष नाम दिया जाता है। जी, वो सब छोड़िए, वो सब देखिए सर, इम्पोर्टेंट ये है कि दाना चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हो रही है। दाना चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है बंगाल की खाड़ी पे, या बंगाल में हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रवात है निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और हवाएं परि से केंद्र की तरफ चलती हैं, परि से केंद्र की तरफ चलती हैं बहुत तेजी से। और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए क्या करती है, जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए बढ़ती हैं। जो चक्रवात होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं टेम्परेट और कौन होता है, ऐसे में आप बताइए। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। जो ट्रॉपिकल होता है वो उष्णकटिबंधीय है, जिसमें जो उसका क्षेत्र है वो बहुत
सीमित होता है, यानी उसका जो विस्तार है सीमित होता है, लेकिन खतरनाक जो स्तर है, जो यानी उसका स्तर है वो ज्यादा खतरनाक होता है। जबकि जो टेम्परेट होता है वो लंबे एरिया पर विस्तृत होता है और वो धीमे धीमे बारिश करता है, नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन वो क्या होता है उसके जो प्रभाव है यानी वो नुकसान बहुत कम करता है। ठीक है, हवाओं की गति बहुत नॉर्मल चलती है, धीरे धीरे बारिश होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रश्न पूछता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में है जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये सब याद रखिएगा, दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं जी, अगला बताइए आयुषी में, आगे बताइए। सर हिमाचल प्रदेश में 23 दवाओं के जो सैंपल फेल हुए हैं उसमें केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने किया है कुछ मानकों के आधार ठीक है मैम, वो सब छोड़िए, उसको छोड़िए। जो मैंने हम लिखा है CDSCO, CDSCO, इसका जो हेड हाँ बोलिए बोलिए। केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1940 में। वेरी गुड। ये CDSCO जो था मेन, ये देखिए आप केंद्रीय औषधि मानक संगठन ये नहीं पूछेगा, आप ये पूछेगा ना कि CDSCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। हमें सीधे याद रखना कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ये कब स्थापित हुआ था, 1940 के भारतीय औषधि अधिनियम आया था 1940 में, उसी के तहत यह स्थापना की गई थी। ठीक है मैम जी जी। मैम सर आप अगला क्लियर कीजिए, अगले पेज को। ये खत्म हो गया मैम सर, निकल है, बोलिए बोलिए। औषधि अधिनियम बोला जी मैम, भारतीय औषधि प्रसाधन अधिनियम लिखा। हाँ सर बोल रहे हैं। जी बोलिए। ये विश्व बाल दिवस की स्थापना जो हुई थी सर, हाँ। सर्वप्रथम ये 1954 में, हाँ ठीक है, जो सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में की गई थी। 20 यह नवंबर। प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देता है, ठीक है, देने के लिए विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता और उनके बच्चों के कल्याण सुधार के लिए ये किया गया था। ओके सर, थैंक यू। तो आप देखिए पीछे का जो छूटा था उसको क्लियर कर लिया गया। अब जो आज तक अभी बताया गया है, अभी तक का जो करंट अफेयर्स है, और कितने लोगों को अभी तक के करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में या कुछ सीखने में, जो नए सदस्य जुड़े हैं कृपया वो भी अपना, और जो पुराने हैं उनको भी थोड़ा सा 1 मिनट हम रुक जाइएगा आप लोग।